हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छे से जो है पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले लास्ट के टॉपिक में, लास्ट के वीडियो में हमने बात किया था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, है ना। क्या बात किया था? द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। आई एम सो सॉरी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ये हम लोगों ने बात किया था और इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की थी और मैंने समझाया भी था। आज जो हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हम मतलब रेवोल्यूशनरीज लोगों ने बनाया, है ना। क्या क्या उनको जो है पापड़ बेलने पड़े थे और क्या क्या उनको ट्राई करना पड़ा था, तो वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। नाउ सी व्हाट, कि इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अगर मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750 के करीब करीब अगर हम लोग देखें तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे मतलब यूरोप में नेशन स्टेट जैसा कोई नाम नहीं था, है ना। नेशन स्टेट जैसा कुछ नाम नहीं था जैसे आज है। What we know today, what we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories। कहने का मतलब ये है कि जिसको आज हम लोग जर्मनी, इटाली, स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, वो अलग अलग किंगडम्स में बटे हुए थे, राजवाड़ा में बटे हुए थे, है ना। जहाँ पे ड्यूकीज और कैंटन्स उन लोगों का क्या था, ऑटोनोमस टेरिटरीज थी, मतलब उनका खुद का स्वयं का रूल था। ऑटोनोमस मतलब खुद का, मतलब खुद की टेरिटरीज हुआ करती थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। अब तो क्या था, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप किसके अंदर था, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर था। मतलब ऐसे राजा जो खुद की मतलब खुद मतलब निरंकुश थे, जो खुद की बातें सुनते थे, ऑटोनोमस थे, है ना। वो खुद का मतलब उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था और वो किसी के रूल के तहत नहीं चलते थे, किसी रूल के अंडर नहीं चलते थे, उनको जो मन में आता था वो करते थे। तो ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच, और इस मतलब ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज के अंदर बहुत सारे डाइवर्स क्लास के पीपल रहते थे, मतलब बहुत सारे लोग रहते थे जो अलग अलग डायलेक्ट, अलग अलग लैंग्वेज जो है बोला करते थे, ठीक है। तो ये कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। Within the they did not see themselves at a sharing collective identity और a common culture। और वो खुद को जो है मतलब ये लोग जो रहते थे ना टेरिटरीज के अंदर, जो कॉमन पीपल लोग रहते थे, डाइवर्स पीपल लोग रहते थे, वो खुद के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं देखते थे, है ना। कॉमन कल्चर उनका खुद का मतलब वो लोग नहीं देखते थे। ये रेवोल्यूशनरीज लोग को बताना पड़ा कि देखो तुम फ्रेंच हो, तुम जो है इटालियन हो, तो तुम जर्मनी के हो, तो तुम्हारा ये कॉमन कल्चर है, तुम्हारे ये फोक डांसेस हैं, तुम्हारा ये फोक कल्चर है, हमारे डिसेंट, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स ये हुआ करते थे, है ना। तो ये सारा उन लोगों को बताना पड़ा। ऑफन दे इवन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। और क्या करते थे, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स क्या होता है, एथनिक ग्रुप्स वो होता है जहाँ पे वैसा ग्रुप जो अपन मतलब ऐसा ग्रुप जो अलग अलग कल्चर फॉलो करे। मैं कह रहा हूँ 100 लोगों का ग्रुप है तो उसमें 10 लोग कुछ अलग कल्चर फॉलो कर रहे हैं, कुछ 10 लोग अलग कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो 10 लोग अलग, तो वो एथनिक ग्रुप्स होता है। द हाब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज ए पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। अब देखो क्या है, हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल किस वाले रीजन पे था, ऑस्ट्रिया और हंगरी पे था, है ना। फॉर एग्जाम्पल वॉज ए पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। अब ये कारण है कि यहाँ पे जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसके वजह से लोगों में भी जो है यूनिटी नाम की चीज़ नहीं आ पाती थी। इट इंक्लूड्स द एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द स्विट्जरलैंड एज वेल एज बोहेमिया, है ना। और ये कौन कौन से रीजन को इंक्लूड करके मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था यहाँ पे, बोहेमिया हो गया, टायरोल हो गया, ऑस्ट्रिया और स्वीडनलैंड हो गया हमारे पास। वेर द अरिस्टोक्रेसी वॉज प्रेडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग, जहाँ पे जर्मन और अरिस्टोक्रेसी कौन थे, अरिस्टोक्रेसी मतलब हाईएस्ट क्लास पीपल, अरिस्टोक्रेसी मतलब हाईएस्ट क्लास पीपल, बड़े लोग, है ना, हाईएस्ट क्लास पीपल, क्लर्जी कह सकते हो, नोबल्स कह सकते हो, है ना। तो प्रेडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग, वो कौन थे, जर्मन स्पीकिंग थे। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डिया एंड वेनेटा, और लोम्बार्डियो एंड वेनेटा में जो होता इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस भी था, ठीक है। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माइगर वाइल अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। हंगरी में आधे लोग माइगर लैंग्वेज बोलते थे और आधे लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, जो कि अभी मेंशन नहीं किया है। इन गैलिसिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, गैलिसिया में अरिस्टोक्रेसी लोग पॉलिश बोलते थे। बिसाइड दिस 3 डोमिनेंट ग्रुप्स देयर आर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पिजन पीपल, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेन्स इन द कैरिनला, क्रोट्स टू द साउथ एंड Rumans to the east in Transylvania. Such different
डिफरेंस डिड नॉट इजिली प्रोमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। देखिए अब एक ही देश के अंदर, एक ही राजवाड़े के अंदर कैसे कैसे लोग रहते थे, है ना। द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजन पीपल्स। अगर बात की जाए तो पीजन पीपल्स हो गए, बोहेमियंस हो गए, स्लोवाक हो गए जो नॉर्थ में रहते थे, स्लोवेंस कैरिनोला में हो गए, क्रोट्स हो गए टू द साउथ में, र्यूमन्स लोग हो गए जो ईस्ट ट्रांसवेलेनिया में रहते थे, है ना। सच डिफरेंस डिड नॉट इजिली, अब इतने अलग अलग जो रहते थे, अब इतना मतलब आसान नहीं था कि इनके बीच में जो पॉलिटिकल यूनिटी लाया जाए, है ना, कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट किया जाए। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. How did nationalism and the idea of nation state emerge? कह रहा है the only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor। कहने का मतलब है कि ये लोग सिर्फ राजा के प्रति जो है क्या थे, वफादार थे, है ना। और इस तरह से मतलब कैसे जो है किसी नेशन स्टेट का, अगर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, अगर एक जगह पे इतने सारे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो कैसे कोई उम्मीद करेगा कि ऐसे जगह पे है जो नेशन स्टेट का इमरजेंस होगा। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू टू राइज द नेशन स्टेट इमरजेंस। तो ये बहुत ही क्या था, मुश्किल था, है ना। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी का मतलब मैंने बता दिया, हाईएस्ट क्लास पीपल होता है। और मिडिल क्लास के लोग कौन थे अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। जस्ट वेट अ सेकेंड। Socially and politically, a landed aristocracy was a dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. कहने का मतलब ये है, सोशली और पॉलिटिकली की बात करें तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, वो एरिस्टोक्रेसी हाईएस्ट क्लास पीपल जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा था, है ना, उन्हीं का मतलब डोमिनेंस था, उन्हीं का रूल था, है ना, कॉन्टिनेंट के ऊपर। द मेंबर्स ऑफ द क्लास वेर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। और ऐसे मेंबर के लोग जो हैं कॉमन डाइवर्स मतलब कॉमन कल्चर से जो है इनकी बाइंडिंग हुआ करती थी। ये लोग अलग अलग नहीं थे, ये लोग भले अरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग जो हैं अलग अलग जगह पे रूल कर रहे थे, लेकिन इन लोग का जो कल्चर था वो एकदम सेम था, ठीक है। They owned estates in the countryside and also town houses. They spoke French for the purpose of diplomacy and in high society. ये लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? फॉर फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। डिप्लोमेसी मतलब कोई ब्यूरोक्रेटिक्स वाला काम हो, कहीं पे अगर कोई मतलब काम संबंधित बातें हो तो वहाँ पे वो लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे सोसाइटी में। और इन लोग के घर भी जो है टाउन साइड में इनको एक जगह पे मिले हुए थे। देयर फैमिलीज वेर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। देयर पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। अब उनकी फैमिलीज देखो, अब हाईएस्ट क्लास पीपल लोगों की और मिडिल क्लास पीपल लोगों की जो फैमिलीज थी वो शादी के बंधनों से जुड़ी हुई थी। ऐसा होता है कि बड़े लोग जो हैं बड़े घर में ही शादी करते हैं, तो इस तरह से उनका जो बॉन्डिंग था वो बहुत अच्छा था, है ना। और अगर बात करें द पावरफुल और ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी क्लास का जो लोग थे वो बहुत ही कम अमाउंट में थे, बहुत ही लिटिल अमाउंट में थे, फिर भी इन्हीं का रूल था, है ना। To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small. The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners. While in the eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, जो यहाँ की यूरोप की पॉपुलेशन थी, वो पीजेंट्री पे डिपेंडेंट थी, फार्मिंग पे डिपेंडेंट थी, है ना। और द मेजोरिटी टू द वेस्ट की बात करें, वेस्ट यूरोप की बात करें तो बहुत ज़्यादा लैंड फार्मर्स के दायरे में आता था, है ना। स्मॉल ओनर्स इस पे क्या करते थे, ये मतलब अपनी फार्मिंग करते थे। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहाँ पे लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज बाय वास्ट स्टेट। बड़े बड़े लोगों के अंदर में मतलब ज़मीन का कब्जा हुआ करता था। और इट वाज कल्टिवेटेड बाय शॉप्स। शॉप्स क्या होते हैं? जैसे कि वो ये ज़मींदार लोग ही ज़मीन देते हैं कि आप क्या करें, आप इस मेरे ज़मीन पे जो है अनाज बोएं और इसका लगान मुझे दें, और जब ज़रूरत पड़े तो आपको राजा के लिए आपको युद्ध भी लड़ना होगा, है ना। तो ये ऐसा था। In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade mean the growth of towns and the emergence of commercial class whose existence was based on production for the market. कहने का मतलब है वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप की अगर बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगा, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है मिड 18th सेंचुरी में ही क्या हो गया था, यूरोप में आ गया था। तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है, ट्रेड मीन्स जो है जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगे थे। टाउन्स का जो है एमरजेंस होने लगा था। कमर्शियल क्लासेस वाले लोग जो बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस में आ गए। कमर्शियल क्लासेस मीन्स बिजनेस मैन जो हैं हमारे यहाँ यूरोप में बहुत ज़्यादा आ गए,
है ना, और इन्हीं का क्या होने लगा, इन्हीं के अंदर जो है मार्केट जो है कंट्रोल होने लगा, और यही बाद में मिडिल क्लास बन के आएंगे। आप लोग देखिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है। सेकेंड हाफ यू कैन से कि 1775 के ऑलमोस्ट तक आ गया था, है ना, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट इज ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन ऐसे इंग्लैंड में तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में ही आ गया, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ पार्ट्स में इसको आते आते मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होते होते 19th सेंचुरी लग गया, 19th सेंचुरी तक हमें समय यहाँ पे लग गया। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बींग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड ए मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन। अब देखो, अब यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही हुआ तो इसके वेक में मतलब इस चीज़ को देखते हुए मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ, जो कि कमर्शियल लोग थे। और उस मिडिल क्लास में कौन कौन आते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल लोग थे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। अगर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात किया जाए तो ये मिडिल क्लास वाले लोग थे वो बहुत ही कम थे टिल 19th सेंचुरी तक। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गैन पॉपुलरिटी। कहने का मतलब ये है, और इसके अंदर एजुकेटेड लोग भी थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग, है ना, जो लोग एजुकेटेड थे वो समझते थे कि अधिकार क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं। एंड दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड ब्लेमिंग अरिस्टोक्रेसी दैट दिस इज अगेंस्ट द रूल, द कंट्री शुड हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, द कंट्री शुड फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मोनार्की नहीं होना चाहिए। तो इनका ये डिमांड आने लगा, और आपको पता चलेगा यही एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास के जो लोग हैं आगे जाके नेशनल यूनिटी की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे, एकजुटता की बात करेंगे, कॉमन आइडेंटिटी की बातें करेंगे, और पूरी तरह एबोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, है ना, एरिस्टोक्रेसी को पूरी तरह खत्म करने की बात करेंगे। कहेंगे कि अगर किसी एरिस्टोक्रेसी हाईएस्ट क्लास पीपल के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो बहुत ज़रूरी नहीं है उनके घर में जो बेटा पैदा होगा उसके पास भी वो ज़मीन शिफ्ट किया जाएगा, है ना, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दिया जाए। इस तरह से वो लोग बातें करते थे, और इस तरह से जो है एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को ख़त्म करने की बात करते थे। और इसीलिए जो है ये मिडिल क्लास, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन करने में जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। हमारे पास एक और टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, इसकी बात करें तो मैं आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, वीडियो को छोटा रखते हैं ताकि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा इजी रहे समझने के लिए टॉपिक्स को। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में कुछ दिया हुआ है, डेट दिए हुए हैं। ये दिस डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू कि सम इम्पॉर्टेंट डेट्स वी हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, हमें ये याद होना चाहिए। एंड ओवरऑल आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं एमसीक्यू बेसिस होने वाले हैं, तो अगर एमसीक्यू बेसिस, इफ़ द बोर्ड इज गोइंग टू कंडक्ट द एमसीक्यू बेसिस एग्जाम, then after this this dates becomes very important. We have to learn these dates, है ना, हमें हर एक चीज़ पता होना चाहिए। जैसे 1797 नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियनिक वॉर बिगिंस, 1814 1850 में फॉल ऑफ नेपोलियन, द वेना पीस सेटलमेंट, मैं सारा चीज़ बताऊंगा आगे। ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन, आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना तो ये डेट्स आपको पूरा क्लियर होते जाएगा, बट एक बार ओवरव्यू के लिए आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और जो आगे की बात करेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये लिबरल लोग कौन थे, हमें अभी मैंने बताया ये मिडिल क्लास ही लोग थे जो लिबरलिज्म की बात करते थे, है ना, और ये लोग एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को बॉयकॉट एबलिश करने की बात करते थे। तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये कौन थे, इनका क्या डिमांड था, है ना, और ये इन लोगों ने सबने मिलकर क्या किया, इनका क्या योगदान था पूरे यूरोप में। तो चलिए आगे के लिए हम लोग अगला वीडियो शूट करते हैं। थैंक यू सो मच, और आप अपना ख्याल रखिए। एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही स्टडी मटेरियल आपको जो है मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ। अगर जैसे कि हम लोगों ने साइंस का 2 चैप्टर किया है, अगला चैप्टर जो भी आप कहिएगा, मैंने बोला भी है कि अगला चैप्टर जो भी आप कहिएगा मैं वहाँ पे पढ़ा दूँगा, है ना। यूट्यूब पे वीडियोस आ जाएंगे, और हिस्ट्री का तो अभी चल ही रहा है। अगर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हो जाता है तो जल्द ही हमारे पास जियोग्राफी का फर्स्ट आएगा, फिर पॉलिटिक्स आएगा, फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स आएगा। एक एक करके हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, अगले टॉपिक के लिए वेट करते हैं, एंड थैंक यू सो मच।